गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। क्रैक यूपीएससी एग्जाम में आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज है 27 मई और 27 मई 2021 के रिलेटेड जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनेंगे वो हम इस वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे। मित्रों, हमने ये करंट अफेयर्स के क्वेश्चन द हिंदू, पीएबी, इंडियन एक्सप्रेस, फाइनेंशियल एक्सप्रेस, दैनिक जागरण जैसे इंडिया के लीडिंग न्यूज़पेपर में से लिए, ताकि आपकी हर गवर्नमेंट एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण बन सके, साथ ही में आपके नॉलेज में इंक्रीमेंट ला सके और देश और दुनिया में रोज़ बरोज़ कैसी घटनाएं घटती है इन सब के बारे में जानने के लिए भी ये महत्वपूर्ण बन सकते हैं। और हाँ मित्रों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। साथ ही में बेल आइकन का बटन ज़रूर दबा देना ताकि हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आप सबको मिल सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के पहला क्वेश्चन से। बुद्ध पूर्णिमा कब मनाई जाती है? तो इसका आंसर है डी 26 मई। तो हर साल 26 मई को मित्रों बुद्ध पूर्णिमा जो है वो मनाई जाती है। भगवान बुद्ध की याद में 26 मई को बुद्ध पूर्णिमा मनाई जाती है। बुद्ध पूर्णिमा 2021 उसकी स्थिति क्या है? तो बुद्ध पूर्णिमा, जिसे हम बुद्ध जयंती भी कहते हैं, उसके नाम से वो जाना जाता है। एक शुभ दिन होता है ये, और बौद्ध धर्म के जो संस्थापक है गौतम बुद्ध, उनकी जन्म जयंती मनाई जाती है। बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर बिहार के बोधगया में स्थित यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट पर महाबोधि मंदिर में कई ऐसे श्रद्धालु होते हैं, बौद्ध श्रद्धालु होते हैं, वो लोग आते हैं। और बोधि मंदिर वह स्थान है जहाँ पे भगवान बुद्ध के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने आत्मज्ञान प्राप्त किया था। भगवान बुद्ध के बारे में तो आप सब जानते ही है कि बौद्ध धर्म के संस्थापक और बौद्ध धर्म को फैलाने में उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। ओके, अब यहाँ पे बात की गई है बोधगया। बोधगया मित्रों यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट में स्थान आता है। अब यूनेस्को, तो यूनेस्को का फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चर ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1945 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे? तो फ्रांस के पेरिस में। और प्रेजेंट टाइम पे इसके चेयरपर्सन कौन है? तो ऑड्रे अजोले प्रेजेंट टाइम पे यूनेस्को के चेयरपर्सन है। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में सन हालो की घटना कहाँ देखी गई? तो इसका आंसर है सी, बेंगलुरु। तो मित्रों, आप सब मैप में देख सकते हैं, ये रहा सन हालो, सूर्य के एकदम सेंटर में ये दिखाई देता है। ओके, इस घटना के बारे में हम बात करें तो यह घटना मित्रों मंत्र मुग्ध करने वाली यह घटना है कि सूर्य के चारों ओर एक इंद्रधनुष सूर्य प्रभा मंडल के रूप में जाना जाता है। हाल ही में मित्रों बेंगलुरु में यह देखा गया कि सूर्य की चारों ओर मित्रों इंद्रधनुष है जो बनकर दिखाया जाता है। अक्सर हम इंद्रधनुष जो है वो बारिश की सीजन में देखते हैं, पर इस साल जो है ये एक अलग घटना जो है वो हमें देखने को मिली है। अब ये बनता कैसे है और ये है क्या? तो सूर्य के चारों ओर दिखाई जाने वाली प्रभा मंडल 22 डिग्री की अंगूठी है जो प्रकाश के फैलावे के कारण दिखाई देती है। क्योंकि सफेद प्रकाश के ऊपरी स्तर के सीरस बादलों में पाए जाने वाले जो आइस क्रिस्टल है उससे वो गुजरता है, जिससे प्रभा मंडल में हमें रंग जो है वो दिखाई देते हैं। बादलों, छोटे छोटे बर्फ क्रिस्टल जो अपवर्तन होते हैं, विभाजन होते हैं, यहाँ तक कि प्रकाश को प्रतिबंधित करने के लिए भी यह परिपत्र इंद्रधनुष की अंगूठी का आभास देने के लाखों होते हैं। क्रिस्टल को उन्मुख होना चाहिए और अपनी आंखों के संबंध में बस इतना तैनात करना होगा कि प्रभा मंडल में वो दिखाई दे रही है। ओके, ये चंद्र प्रभा मंडल क्या है? तो मित्रों चंद्र में भी ऐसा ही होता है। आसपास के देखे जाने वाले जो चंद्र प्रभा, वहाँ पे इंद्रधनुष जो है वो दिखाई जाता है। और चांदनी बहुत ही उज्जवल नहीं होती, चांदनी जो होती है वो उज्जवल दिखाई देती नहीं। तो एक अलग घटना जो इस साल हमें दिखाई दे रही है वो यही है कि सूर्य की चारों ओर मित्रों इंद्रधनुष दिखाई दे रही है। और ये घटना कैसे बनती है इन सब के बारे में मैंने आपको डिटेल में बताया है। ओके, अब बेंगलुरु में दिखाई दे रहा है। तो बेंगलुरु में मित्रों एक हेडक्वार्टर है। किसका हेडक्वार्टर है? तो इसरो का हेडक्वार्टर कहाँ पे आया है? बेंगलुरु में। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में इंडिया और किस देश के बीच
थ्री ईयर एग्रीकल्चर प्रोग्राम साइन हुए। तो इसका आंसर है ए जापान। तो हाल ही में इंडिया और जापान के बीच मित्रों 3 ईयर का एक एग्रीकल्चर जो प्रोग्राम है वो आयोजित किया जा रहा है। यह मित्रों इंडिया और इजराइल के बीच 5वें नंबर का प्रोग्राम है और इंडिया और इजराइल के बीच इससे पहले 4 और ऐसे प्रोग्राम जो है वो साइन हुए। इससे क्या होगा कि इंडिया और इजरायली एक्शन प्लान भारत के 12 राज्यों में स्थापित किया जाएगा और इसके साथ ही 8 राज्यों में इकोसिस्टम स्थापित करेगा। किसकी मदद से? इजराइल की मदद से। अब इजराइल की मदद से तो ये रहा मैप में इजराइल। इजराइल की कैपिटल क्या है? जेरूसलम। आप उसे यरूशलेम भी कह सकते हैं। इजराइल की करेंसी क्या है? इजरायली न्यू शेकल। और प्रेजेंट टाइम पे इजराइल के प्राइम मिनिस्टर कौन है? तो बेंजामिन नेतन्याहू प्रेजेंट टाइम पे इजराइल के प्राइम मिनिस्टर। और इजराइल की संसद का नाम अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। तो इजराइल की संसद का नाम क्या है? तो इजराइल की संसद का नाम है नेसेट। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किसने जीनोटिक डिसीज की जांच करने की घोषणा की है? तो इसका आंसर है बी WHO। तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने H1N1 वायरस, एवियन इन्फ्लुएंजा, मर्स, इबोला, जिंका वायरस, नोवेल कोरोना वायरस ऐसे सभी जीनोटिक रोगों के लिए एक उद्भव और प्रसार का अध्ययन करने के लिए एक उच्च स्तरीय विशेष पैनल यानी कि वन हेल्थ का गठन किया है। यह पैनल मित्रों वैश्विक एजेंसियों को सलाह देगी कि भविष्य में फैलने वाले जितने भी रोग हैं उनमें जीनोटिक बीमारियों का कारण कैसे टाला जा सकता है, हम इस बीमारियों से कैसे उभर सकते हैं, इस बीमारी का सामना कैसे कर सकते हैं, इस बीमारी का इलाज क्या है, तो इन सब के बारे में वो सलाह देगी। साथ ही में इसके लिए एक सर्विलेंस फ्रेमवर्क भी बनाया जाएगा और एक ग्लोबल एक्शन प्लान भी तैयार किया जाएगा, जिससे क्या होता है कि हर कंट्री को यानी कि जिस कंट्री में भी ऐसे जीनेटिक या वो बहुत ही खतरनाक बीमारी फैल रही है उस देश में हम मदद भी पहुंचा सकते हैं। इसीलिए अब ये जीनेटिक बीमारी होती क्या है मित्रों? यह शब्द जीनोसिस 1880 में रुडोल्फ विकर्स द्वारा पेश किया गया था ताकि सामूहिक रूप से मनुष्य और जानवरों के द्वारा प्रकृति में साझा की गई बीमारियों को शामिल किया जा सके कि प्रकृति में कैसी बीमारी देखी जा सकती है, मनुष्य में कैसी बीमारी देखी जा सकती है, प्रकृति से मनुष्य में कैसी बीमारी फैलती है। तो इन सब के बारे में जांच करने के लिए 1880 में रुडोल्फ के द्वारा एक ये जीनोसिस नाम की एक जो शब्द है वो निकाला गया था। बाद में WHO ने 1959 में इसे परिभाषित किया कि जीनोन्स वे बीमारी और संक्रमण है जो स्वाभाविक रूप से कशेरुकी जानवरों और मनुष्यों के बीच फैली हुई है। जीनोन्स एक बैक्टीरियल, वायरल और परजीवी होते हैं। इसमें अपरंपरागत एजेंट भी शामिल हो सकते हैं। अब WHO के द्वारा दिया गया है तो WHO के बारे में जान लेते हैं मित्र। WHO का फुल फॉर्म अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। तो WHO का फुल फॉर्म क्या है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 7 अप्रैल 1948 को इसकी स्थापना हुई थी। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? जिनेवा में। और प्रेजेंट टाइम पे इसके चेयरपर्सन कौन है? तो टेड्रोस अथानोम घेब्रेयेसस प्रेजेंट टाइम पे मित्रों वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के चेयरपर्सन है। और मैंने आपको कल ही वीडियो में बताया था कि भारत ने भी मित्रों भारत बायोटेक जो वैक्सीन है उसकी मंजूरी के लिए WHO के साथ भेज दिया गया है। ओके, WHO को भेज दिया गया है ताकि ग्लोबल लेवल पे हमारी वैक्सीन को भी मंजूरी मिल सके। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में नीति आयोग और ट्राइफेड ने मिलकर कितने ट्राइबल जिलों में वन धन विकास केंद्र लागू करेगा? तो इसका आंसर है D39। तो हाल ही में नीति आयोग और ट्राइफेड दोनों मिलकर मित्रों 39 ट्राइबल जिलों में वन धन विकास केंद्र जो है वो लागू करेगा। ये और इसमें इसके लिए एक डेडिकेटेड जो टीम है वो भी तैयार की गई है। अब ये स्कीम क्या है? तो मित्रों 14 अप्रैल 2018 को यह स्कीम जो है वो पूरी इंडिया में लागू की गई थी। इससे क्या होता है कि जितने भी लघु फॉरेस्ट वस्तुएं होती है उनको मिनिमम सपोर्ट प्राइस में देने के लिए यह उपयोगी है।
ओके। अब ट्राइफेड के द्वारा दिया जाएगा, तो ट्राइफेड का फुल फॉर्म क्या है? तो ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया। इसका मुख्यालय कहाँ पे है? न्यू दिल्ली में। और प्रेजेंट टाइम पे इसके अध्यक्ष कौन है? तो प्रवीण कृष्णा प्रेजेंट टाइम पे ट्राइफेड के अध्यक्ष हैं। और ये किसके अंतर्गत आता है? तो ट्राइबल मिनिस्ट्री के अंतर्गत ये कार्य करता है। अब नीति आयोग, तो नीति आयोग का फुल फॉर्म है मित्रों नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग की स्थापना हुई थी। इससे पहले क्या था मित्रों? इससे पहले आयोजन पंच था। 1950 में आयोजन पंच की स्थापना की गई थी। उसके बाद 2014 तक आयोजन पंच को रखा गया, बट 2015 में नरेंद्र मोदी के द्वारा आयोजन पंच की जगह अब क्या ला दिया गया? नीति आयोग को लाया गया। इसके अध्यक्ष कौन है? तो प्राइम मिनिस्टर ही इसके अध्यक्ष होते हैं। इसके उपाध्यक्ष कौन है? तो राजीव कुमार। और प्रेजेंट टाइम पे इसके सीईओ कौन है? तो अमिताभ कांत प्रेजेंट टाइम पे नीति आयोग के सीईओ। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में एनजीटी यानी कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के द्वारा बन्नी घास पर पशुवादियों के अधिकार को चालू रखा, यह घास कहाँ पर स्थित है? तो इसका आंसर है मित्रों सी, गुजरात। तो गुजरात के कच्छ जिले में मित्रों बन्नी के घास जो है वो में मिलते हैं। तो हाल ही में एनजीटी ने बन्नी घास के मैदानों में पशुवादियों के अधिकारों को बरकरार रखा है। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने गुजरात के जो मैदान होते हैं उनमें अतिक्रमण को 6 महीने के भीतर हटाने का आदेश दिया था और एक संयुक्त समिति को 1 महीने में कार्य योजना तैयार करने का भी निर्देश दिया। अदालत ने यह भी कहा कि मालधारी जो वन अधिकार अधिनियम 2006 है उसकी धारा नंबर 3 में बताया गया है कि इस क्षेत्र में सामुदायिक वनों के संरक्षण का अधिकार वे लोग रखते हैं। मुद्दा क्या था? क्यों इस बन्नी के घास में पशुवादियों को अधिकार को बरकरार रखा? तो मित्रों मालधारी समुदाय ने मई 2018 में एक पारिस्थितिकीय रूप से एक संवेदनशील चरागाह में बड़े पैमाने पर अतिक्रमण के खिलाफ एक मुकदमा अदालत में दायर किया था। गुजरात में मित्रों ये मालधारी बड़े पैमाने पे पाए जाते हैं। वे लोग मित्रों एक आदिवासी चरवाहों का समूह है और मालधारी समुदाय बन्नी भैंसों को जन्म देता है और जो एक क्षेत्र के स्थानिक प्रजाति होते हैं, कच्छ के गर्म मौसम में भी की स्थिति में भी वे लोग क्या होते हैं? अनुकूल होते हैं। और कच्छ के अंदर मित्रों सबसे ज्यादा बन्नी के घास जो है वो पाए जाते हैं। ओके, अब गुजरात की बात है तो गुजरात के बारे में जान लेते हैं मित्रों। गुजरात की कैपिटल क्या है? गांधीनगर। गुजरात के चीफ मिनिस्टर कौन है? विजय रूपाणी। और प्रेजेंट टाइम पे गुजरात के गवर्नर कौन है? तो आचार्य देवव्रत प्रेजेंट टाइम पे गुजरात के गवर्नर है। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किस नेशनल पार्क में चीता बाहर के देश से लाया गया है? तो इसका आंसर है ए, कुनो नेशनल पार्क। तो मित्रों हाल ही में मध्य प्रदेश के कुनो नेशनल पार्क में अफ्रीका से एक चीता को लाया गया है। भारत में 1952 से लेकर अब तक चीते को विलुप्त घोषित किया गया था। भारत में चीते होते हैं वो हमें दिखाई नहीं देते, बराबर, वो अब विलुप्त हो गए और इसीलिए मित्रों भारत में बाहर से जो है वो चीता को लाया गया ताकि हमारे जितने भी अभयारण्य हैं, जितने भी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है वहाँ पे इसे लाया जा सके और इसके विकास के लिए कार्यक्रम आयोजित किया जा सके। 1947 में आखिरी चीता जो है वो मारा गया था और अब फिर से इसे रिलोकेट किया जाएगा। यह प्रोजेक्ट चीता के इस प्रोजेक्ट को मित्र चीता नाम दिया गया और सुप्रीम कोर्ट के द्वारा 3 मेंबर पैनल भी इसके लिए बनाई गई है। इसको वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के द्वारा भी देखा जा रहा है, उसके अंतर्गत ही यह कार्य करेगा। अब बात करते हैं वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। मित्रों यह मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट के तहत कार्य करता है और इसका मुख्यालय कहाँ पे? तो उत्तराखंड के देहरादून में है इसका मुख्यालय। और प्रेजेंट टाइम पे इसके चेयरपर्सन कौन है? तो आरपी ग्रुप प्रेजेंट टाइम पे मित्रों वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के चेयरपर्सन है। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
हाल ही में MCA 21 3.0 किसके द्वारा लॉन्च किया जाएगा? तो इसका आंसर है बी, मिनिस्ट्री ऑफ होम, मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स। तो हाल ही में कॉरपोरेट अफेयर्स के द्वारा, कॉरपोरेट मंत्रालय के द्वारा मित्रों MCA 21 वर्जन 3.0 जो है वो लागू किया जाएगा। इसमें क्या है तो मित्रों यह एक ई गवर्नर पहल है जो भारत की कॉरपोरेट संस्थाओं, पेशेवर और नागरिकों के लिए एक MCA सेवाओं की आसान और सुरक्षित पहुंच जो है उसको सक्षम बनाएगा। भारत सरकार की पहली मिशन मोड ई गवर्नेंस परियोजना के तहत ही ये कार्य करेगा। अब ये MCA 21 वर्जन 3.0 है क्या? तो मित्रों ये एक प्रौद्योगिक संचालित आगे देखने वाली परियोजना है जो प्रवर्तन को मजबूत करने, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा देने के लिए, उपयोगकर्ता के अनुभव को बढ़ाने के लिए और साथ ही में नियामकों के बीच निर्बाध एकीकरण और डेटा विनिमय की सुविधा को प्रदान करने के लिए यह जो सुविधा है वो MCA 21 लॉन्च किया गया है। इस परियोजना में उन्नत एनालिटिक्स के लिए एक उच्च स्केलेबिलिटी एंड क्षमताओं के साथ माइक्रो सर्विसेज आर्किटेक्चर होगा और इसमें मित्रों ई न्याय निर्णय, ई परामर्श और अनुपालन प्रबंधन के लिए अतिरिक्त मॉड्यूल जो है वो इसमें शामिल होंगे। ओके, चलते हैं आज के फैक्ट के बारे में हम बात करते हैं नेक्स्ट। तो मित्रों आज फैक्ट है कि जो लक्षद्वीप जो द्वीपवासी होते हैं, लक्षद्वीप में उन्होंने भूमि मापदंडों की वापसी की मांग की। तो लक्षद्वीप के जो लक्षद्वीप केंद्र शासित प्रदेश है हमारे देश में और उसके प्रशासक थे प्रफुल्ल पटेल। तो प्रफुल्ल पटेल को दिसंबर 2020 में अपनी नियुक्ति के बाद उनके द्वारा शुरू की गई ऐसी नीतियों को लेकर लक्षद्वीप और पड़ोसी राज्य केरल के जो राजनेता उनके बीच बहस जो है वो शुरू हो गई, उनके बीच विरोध शुरू हो गया। अब इसमें विवाद क्या था? तो जो मसौदा लक्षद्वीप विकास प्राधिकरण विनिमय 2021 है उसको लेकर टाउन प्लानिंग और किसी भी विकासात्मक गतिविधियों के लिए अपनी संपत्ति से द्वीपवासियों को हटाने और स्थानांतरित करने की शक्तियां प्रदान करता है। जनवरी 2021 में पेश किए गए सामाजिक गतिविधियों की रोकथाम अधिनियम के तहत एक व्यक्ति को 1 वर्ष तक की अवधि के लिए बिना किसी सार्वजनिक प्रकटीकरण के हिरासत में लिया जा सकता है। इस पर कोई भी अरेस्ट वारंट नहीं चाहिए, वो डायरेक्टली उसको अरेस्ट कर सकते हैं, ऐसा कहा गया था। और पंचायत अधिसूचना का मसौदा जिसमें 2 से अधिक बच्चों वाले सदस्यों को सदस्य होने के लिए अयोग्य भी घोषित किया जा सकता है। तो यह मुद्दा है मित्रों, हाल ही में लक्षद्वीप और केरल राज्य के बीच जो बहस चल रही है उस पर स्थित है ये, क्योंकि अभी क्या है कि लक्षद्वीप के जो शासक थे प्रफुल्ल पटेल, उन्होंने ऐसी नीतियां लाई है कि जितने भी द्वीप यानी कि जो वहाँ पे समुद्र के नज़दीक जितने भी लोग रहते हैं, द्वीप पर जितने भी लोग रहते हैं, वहाँ पे टाउन प्लानिंग बनाने का प्लान है। और टाउन प्लानिंग बनाने के समय क्या होता है कि वहाँ पे जो लोग रहते हैं उनको 1 ईयर का टाइम दिया गया कि उसको वहाँ से निकल जाए। अगर नहीं निकले तो वहाँ से उसे अरेस्ट भी किया जा सकता है। तो यह अधिनियम लाया गया था और उस पर यह बहस हुई रही है। ओके, तो मित्रों आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। और हाँ मित्रों, अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता देना, मैं आपके हर कमेंट का आंसर ज़रूर दूंगा। साथ ही में मित्रों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और साथ ही में बेल आइकन का बटन ज़रूर दबा देना ताकि हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आप सबको मिल सके। थैंक यू सो मच।